नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद रहे स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी विमला बहुगुणा के निधन पर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय विमला बहुगुणा के शास्त्री नगर स्थित आवास पर जाकर उनकी पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। इस दौरान विधायक उमेश शर्मा भी मौजूद थे। उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर पर्यटन विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। विगत 5 फरवरी को गढ़वाल मंडल युक्त विनय शंकर पांडे ने ऋषिकेश में चारधाम यात्रा को लेकर एक बड़ी बैठक की थी, जिसमें सभी संबंधित जिलों के अधिकारी शामिल हुए थे। अब सभी विभाग अपने स्तर से यात्रा को सफल बनाने की तैयारी में जुट रहे हैं। प्रदेश के पर्यटन सचिव सचिन कुर्बे ने कहा कि यात्रा व्यवस्थाओं को और अधिक व्यवस्थित करने के प्रयास किया जा रहा है और इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने देखने को मिल रहे हैं। चारों धामों के खुलते ही यात्रा में तेजी आएगी और तीर्थ यात्रियों को हर संभव सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रशासन स्तर से प्रयास जारी है। देखिए, अभी जो कपाट खुलने की जो तिथियां है, बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तिथि आ गई है। महाशिवरात्रि के दिन केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि आ जाएगी। और जो हमारे चैत्र नवरात्र है, इसके प्रथमा और तृतीया को हमारी गंगोत्री यमुनोत्री के जो धाम है, उनके कपाट खुलने की तिथि आ जाएगी। इसके मद्देनजर जो विभिन्न विभागों द्वारा जो काम किए जाते हैं इस के माध्यम अंतर्गत, वो काम ऑलमोस्ट विभागीय स्तर पे शुरू हो गए हैं। और जहाँ तक ट्रेक रूट्स खोलने का सवाल है, विशेषकर केदारनाथ वगैरह या बद्रीनाथ का भी जो रास्ता है, तो उस संदर्भ में 15 मार्च से टीम मोबिलाइजेशन शुरू हो जाएगा। और जो प्रिलिमिनरी लेवल पे जो तैयारी की जो बैठकें वगैरह है, वो विभागीय स्तर पे शुरू होगी। देखिए, विंटर टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से शीतकालीन यात्रा का महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब तक उत्तराखंड का टूरिज्म का जो प्रोफाइल है, उसमें हमेशा उत्तराखंड का जो टूरिज्म है, ये केवल 6 महीने का टूरिज्म माना जाता था, बिकॉज ऑफ सो कॉल्ड हार्श वेदर है या स्नोफॉल के कारण है, यहाँ की जियोग्राफिकल जो सिचुएशन उसके कारण। लेकिन शीतकालीन धाम जो यात्रा है, उसके कारण ये सीजन थोड़ा इसका पीरियड अवधि बढ़ेगा। और उसके कारण यहाँ के जो लोग हैं, जो विभिन्न व्यवसाय से जुड़े हैं यात्रा के, उनके आजीविका पे इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। इस बार जो कंसंट्रेटेड एफर्ट्स हुए हैं, उसके कारण शीतकालीन जो यात्रा है, एज ए टूरिज्म प्रोडक्ट के रूप में, एज ए पिलिग्रिमेज रिलीजियस टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अट्रैक्ट किया है लोगों को। और आने वाले सालों में ये भी बढ़ेगी। देखिए, आदि कैलाश ओम पर्वत, इसके संदर्भ में पिछले, ये यात्रा तो पहले से भी चलती आई है, लेकिन इसको एक हाई एंड का प्रोडक्ट बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले साल से हमने इसको एरियल सर्विस भी इसमें शुरू कराई है। अगर हम आंकड़ों की तरफ देखें तो 2022 के बाद आदि कैलाश ओम पर्वत की जो यात्रा है, आदि कैलाश यात्रा जिसे कहा जाता है, इसमें ऑलमोस्ट बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन विगत साल में ये बढ़ोतरी 3 गुना देखी गई है। तो एरियल के माध्यम से, एरियल दर्शन के माध्यम से, और पिछले नवंबर दिसंबर में हमने कैलाश के दर्शन फ्रॉम इंडियन सॉइल, ये भी हमने कराया था। इसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और इसी के मद्देनजर जो अभी कल की कैबिनेट में जो एक निर्णय हुआ है कि हमने MI-18 के माध्यम से एरियल दर्शन की हमने सुविधा शुरू की है, जिसमें 26,000 रुपीज का एक काइंड ऑफ एक कैप हमने अपनी तरफ से हम प्रिपेयर कर। उत्तराखंड में 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो रहा है। वन विभाग ने वनाग्नि से निपटने के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली है। अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा ने बताया कि फायर वॉचर का चिन्हीकरण कर लिया गया है। इसके साथ ही 1200 कर्मचारियों की नई भर्ती कर ली गई है, जिन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग के आपदा मित्रों की भी विभाग मदद लेगा। फायर सीजन में जैसे अब 15 तारीख से हमारा सत्र शुरू होगा, तो लोग अभी डिविजन्स में जो है फायर वॉचर्स का चिन्हीकरण कर लिया गया है। और अभी हम लोग 15 तारीख से फायर वॉचर्स को योजित करेंगे। स्थानीय जो ग्रामीण हैं, वहीं से ही, ग्रामों से ही फायर वॉचर्स लेते हैं। इसके साथ साथ जो है हमारे अपने जो है कुछ पिछले साल में, हम एक साल की बात करें तो करीब 1200 से अधिक नव अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, जिसमें कि फॉरेस्ट गार्ड,
और फॉरेस्टर जो हैं वो हमारी सेवा में आए हैं, तो उनको भी प्रशिक्षण देने का काम कर रहा है। तो ये 1200 का ह्यूमन रिसोर्स भी ऐड हुआ है। और कुछ जो आपदा प्रबंधन विभाग ने जो आपदा मित्र विकसित किए हैं, उनको भी हम लोग इस बार योजित करेंगे। और उसी के साथ साथ जैसे हमारा शीतला खेत मॉडल चल रहा है, जहाँ पे जो वनाग्नि प्रबंधन समिति है वही एक प्राइमरी रिस्पॉन्डर बना हुआ है, तो उसी तरह से हम लोग उस मॉडल को ही अन्य वन प्रभागों में भी क्रियान्वित कर रहे हैं। उसके लिए अब तक जो है 15 वन प्रभागों ने करीब जो है 1000 से अधिक लोगों को वहाँ पे एक्सपोजर विजिट कराई है, और उनको निर्देश है कि जो है वो अपने अपने स्थानों में भी इसी तरह के मॉडल को। एनएफएसयू दिल्ली की ओर से आयोजित साइबर कमांडो परीक्षा में उत्तराखंड ने बेहतर प्रदर्शन किया है। उत्तराखंड से 72 पुलिस कर्मी इस परीक्षा में चयनित हुए हैं। परीक्षा में चयनित सबसे अधिक कर्मियों में उत्तराखंड तीसरे नंबर पर है। वहीं एसएसपी एसटीएफ नवनीत भुल्लर ने बताया कि उत्तराखंड से 72 पुलिस कर्मी इस परीक्षा में चयनित हुए हैं। इसके साथ ही राज्य से चयनित टॉप 3 पुलिस कर्मियों का ऑल इंडिया रैंक में दूसरा, छठा और 10वां स्थान रहा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ नवनीत भुल्लर ने बताया कि साइबर कमांडो परीक्षा में उत्तराखंड के पुलिस जवानों ने परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया है। पुलिस में कुल 242 कर्मियों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें एसटीएफ और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन उत्तराखंड के 7 कर्मियों समेत 72 का चयन हुआ है। इसमें जो जैसे मैंने बोला कि टोटल जैसे 72 का चयन हुआ है, ये हमारी कंट्री में 3rd पोजीशन है नंबर्स के हिसाब से। इसके अतिरिक्त जो 3 हमारे कर्मचारी हैं, दूसरे, छठे या 10वीं रैंक जो है वो भी हमारे कार्मिकों का ही उत्तराखंड के कार्मिक हैं। और अब जैसे ही इनके लेटर्स आएंगे फिर इनको IITs या NFSU में। हरबटपुर में सहकारी समिति चुनाव में वोटर लिस्ट की अंतिम सूची जारी होने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जा रहे हैं, जिसको लेकर सहकारी समिति रिटर्निंग ऑफिसर के साथ विवाद हुआ। लोगों का आरोप था कि अंतिम सूची जारी होने के बाद उसमें नए नाम नहीं जुड़ते, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सूची में नए नाम जुड़े जा रहे थे, जिसका उन्होंने विरोध किया है। बात का कारण ये है कि हमारा 11 फरवरी को अंतिम सूची का प्रकाशन हुआ था। उसके बाद हमारे पास 21 आपत्तियाँ आई थी और 21 आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया था। उसके बाद किसी एक नाम पे वो आपत्ति से संतुष्ट नहीं थे और उसी को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ और उस नाम को निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जोड़ने के लिए कार्रवाई की गई और अंतिम निर्णय निर्वाचन अधिकारी का होता है, क्योंकि हमारे समिति स्तर से हमारा जो अंतिम सूची जारी करनी होती है उसी पे उसका आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद अंतिम सूची हमारे द्वारा निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध करा दी गई। निर्वाचन अधिकारी ने आपका नाम लिया कि आपने नाम जुड़वाया है? निर्वाचन अधिकारी को मेरा कोई अधिकार नहीं बनता। मैं सिर्फ अंतिम सूची में जो निराकरण होता है आपत्तियों का, वहाँ तक हमारा सिर्फ जो है रोल होता है। उसके बाद संपूर्ण व्यवस्था और संपूर्ण अधिकार निर्वाचन अधिकारी के हैं और निर्वाचन अधिकारी उसके बाद जो नियमावली जो एक्ट है उसके अनुसार क्या कार्रवाई करता है वो स्वतंत्र है। फॉर्म खरीदने आए थे, आज हमें फॉर्म जमा करने थे। किस के फॉर्म थे वो? सहकारी समिति अध्यक्ष के लिए फॉर्म जमा करने थे। तो हमने आके देखा, यहाँ पर आकर देखा कि वहाँ पे कुछ जो आरओ साहब हैं, रिटर्निंग ऑफिसर साहब, वो कुछ नए लोगों के नाम जोड़ रहे हैं, जबकि कल शाम को अंतिम सूची जारी हो गई थी और उन्होंने खुद हमें लिख के दिया था कि इसके बाद कोई भी नाम नहीं जुड़ेगा। उसके बाद उन्होंने उसमें एक नया नाम जोड़ा है। नाम का खैर अभी पुष्टि नहीं हुई किसका नाम है, और आपत्तियां लिखित में हमने दे रखी है और उसका निराकरण भी नहीं करा। और चुनाव अधिकारी जो आरओ साहब हैं यहाँ, उनको ये चुनाव, अगर ऐसी स्थिति में चुनाव खराब हो रहा है तो उनको स्थगित करने का पूरा राइट भी है। वो चुनाव प्राधिकरण को लिखें कि यहाँ पे ऐसा माहौल है, तो उसको वो सही भी कर सकते हैं। आपको क्या आश्वासन मिला? हमको आश्वासन क्या मिला है? हम 2 घंटे से उनसे बात कर रहे हैं, वो 2 घंटे से हमें वो सुन रहे हैं, जवाब ही नहीं दे रहे कोई। बढ़िया, क्या मानते हैं गलत हो रहा है? कल अंतिम सूची लगने के बाद आज सुबह नाम जोड़ रहे हैं सचिव और ये इलेक्शन ऑफिसर। इस बारे में विवाद हो, जब अंतिम सूची जारी हो जाती है इसमें कोई नाम नहीं जुड़ता है और इन्होंने आज नाम जोड़े हैं सुबह ही। किस चीज़ के नाम करो? कौन से चुनाव है ये सहकारी समिति का चुनाव अभी सदस्य के लिए, ठीक है, इसमें नाम जोड़ रहे हैं और अब जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इधर भागे घूम रहे हैं कि नाम कैसे जुड़ गए। तो क्या मानते हैं फर्जी नाम भी हो सकते हैं? कुछ फर्जी ही नाम है। जब अंतिम सूची जारी होने में लिस्ट लग जाती है तो उसके बाद कोई भी नाम नहीं जुड़ सकता लिस्ट में। अब आपको क्या, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है?
इधर उधर घूम रहे हैं भी, तो आश्वासन क्या है इनका, इन्हें खुद ही नहीं पता कि क्या है, क्या नियम है, क्या मंगलोर नगर पालिका परिषद के वार्ड गठन होने के बाद वार्ड की दूसरी बैठक भी सफल रही। बैठक में सभी सभासदों की सहमति से 9 प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें प्रकाश व्यवस्था के साथ सफाई व्यवस्था और सड़कों व नालियों के प्रस्ताव भी पास किए गए। पालिका अध्यक्ष मोहिउद्दीन अंसारी ने कहा कि उनके द्वारा रखे गए सभी प्रस्ताव पास कर दिए गए हैं और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही पूरे नगर की सभी समस्याएं दूर कर दी जाएंगी। वहीं वार्ड नंबर 1 के सभासद जहीर खान ने भी व्यवस्थाओं को सुधारने की बात कहते हुए कहा कि रमजान से पहले सभी समस्याओं का निवारण कर दिया जाएगा। इसमें सभी मेंबर, सभी कर्मचारी, हम लोग सभी उपस्थित रहे और जो भी मेंबरों ने जो भी प्रस्ताव दिए उनको सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। काफी प्रस्ताव पास हुए हैं। मंगलौर की लाइटिंग व्यवस्था सुधारने का प्रस्ताव पास किया गया है। सड़क निर्माण कार्य, नाला निर्माण कार्य, जो भी समस्याएं सभी हमने पास किए गए हैं और अवेलेबल करा दी जाएगी आपको। पार्टी की मुख्य समस्याएं जल भराव की समस्या है, नाला सफाई की समस्या है और लाइटिंग की प्रॉब्लम है, तो उनको सबको संज्ञान में लिया गया। उनको सभी प्रस्ताव उनके भी पास कर लिया गया। जल्दी उनका कार्य शुरू किया जाएगा। जो जल भराव की समस्या है, हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि वहाँ पे जैसे नाली की सफाई या नाली बननी या सड़क बननी, उसको बनवा के देंगे। बस अब आज बोर्ड जो है बैठ गया है और हम जल्दी से जल्दी वहाँ सफाई की व्यवस्था कराएंगे और पूरी जिम्मेदारी से हम ये कार्य करवाएंगे। बस अब तो यह है कि आज ये जो कर्मचारी है उन लोगों को बता दिया कि भाई ईद भी मतलब रमजान भी शुरू हो रहा है, तो सभी जगह सफाई होगी और मतलब पूरी जिम्मेदारी। गन्ना समिति डोईवाला द्वारा शुगर मिल को भेजे गए पत्र में बताया गया कि किसानों को भेजी गई गन्ना आपूर्ति की पर्चियों से 72 घंटे में गन्ना आपूर्ति सुनिश्चित करें, जिसको लेकर किसान आक्रोशित हो गए। देर रात किसानों को जब मिल में गन्ना आपूर्ति करने में दिक्कत आई तो किसान नाराज हो गए। बाद में शुगर मिल के अधिशासी निदेशक दिनेश प्रताप सिंह के सकारात्मक निर्णय के बाद किसान गन्ने की आपूर्ति कर सके। गन्ना समिति के निर्णय से नाराज किसानों ने गन्ना समिति में प्रदर्शन कर सहायक गन्ना आयुक्त का घेराव किया। किसान गुरदीप सिंह ने बताया कि गन्ना किसानों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे 72 घंटे में आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पा रही। ऐसे में तुगलकी फरमान जारी करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि बिना विश्वास में लिए यदि कोई समिति कदम उठाएगी तो किसानों में नाराजगी आना स्वाभाविक है। वहीं सहायक गन्ना आयुक्त कपिल मोहन ने बताया कि 72 घंटे में गन्ना आपूर्ति करने की व्यवस्था पुरानी है, जो वर्तमान में लागू नहीं की जा सकी थी और किसानों के साथ सहमति बनाकर आगे की व्यवस्था को बनाया जा रहा है। जो आज का ये मेन विषय था कि जो पर्चियों का था, गन्ना विभाग के अनुसार ये कहना है कि गन्ना एक्ट में ये प्रावधान है कि जो बड़े किसान हैं जिनका बेसिक कोटा 3500 कुंटल से ऊपर है, उन्हें 12वें पक्ष की जो पर्चियां हैं, 12वें कॉलम की जो पर्चियां हैं या लास्ट में जैसे अब 14वां है उसकी फुल पर्ची उन्हें दे दी जाती थी या दे दी गई। अब भी ऐसा ही हुआ इस बार भी, लेकिन उसका यह है कि जिस रूप से उन पर्चियों को देना था कि 1 या 2 पर्ची दी, उसके बाद 1-2 दिन गैप करके फिर ले लें, उस तरीके से नहीं हुआ। वो जितनी भी पर्ची की इच्छा उन लोगों ने व्यक्त की, 4-4 पर्ची 5-5 पर्ची वो ले गए और उनके पास स्टैंप जमा पर्ची के रूप में भी 10-10, 15-15 पर्ची हर आदमी के पास हो गई। तो मिल से जो खरीद आती है उसके अनुरूप उन पर्चियों का अनुपात निकाला जाए तो उस हिसाब से आम किसानों को इसमें बहुत नुकसान हो रहा था। तो कुछ दिन पहले किसानों ने यहाँ पर थोड़ा धरना प्रदर्शन करके माननीय सचिव महोदय से भी कही ये बात कि इसको थोड़ा सही किया जाए, लेकिन वो पूरी व्यवस्था लागू नहीं हुई। कल इन्होंने गन्ना उसमें लिखकर मिल में भेज दिया ईडी महोदय को कि जो गन्ना है वो मतलब 72 घंटे का जो टाइम है उसके अंदर की तोल की जाए, यानी पर्ची इशू होने के 72 घंटे तक उसकी तोल की जाए। तो उसमें उन्होंने कुछ गाड़ियां रात गन्ना मिल में भी रुकवा दी ईडी महोदय ने। तो कुछ किसानों ने वहाँ रिक्वेस्ट की तो उसके बावजूद फिर उन्होंने वो कह दिया भी चलो आज तुला लो। तो आज उसी विषय में था कि ऐसा अब सीजन का अंत है, अब आखिरी टाइम में 1-1.5 महीना जो है वो मिलकर चलने का समय रह गया है। इसमें यदि इस तरह के व्यवधान होंगे तो किसानों को बहुत दिक्कत होगी। इस प्रकार से था कि कुछ फार्मर्स का ओवरवेट में गन्ना तोला जाना और कुछ पर्चियों का, जैसे हमारे यहाँ एक व्यवस्था ये है कि
72 घंटे तक उसको मौका दिया जाता है फार्मर को, और उसके बाद पर्ची हायर व्यवस्था में चली जाती है, जिससे उसकी दोबारा से रीशेड्यूलिंग होती है। तो ये जानकारी में आया कि इस व्यवस्था को पूर्णतः यहाँ शुरू से ही लागू नहीं ये व्यवस्था हो पाई थी। तो उसके संबंध में जो हमारे समिति सचिव हैं उन्होंने पत्राचार चीनी मिल को किया था। तो अचानक से उस व्यवस्था के लागू हो जाने से थोड़ा किसानों में रोष उत्पन्न हुआ था, तो जिसको आज हम लोगों ने वार्ता करके हमारे जितने भी कृषक प्रतिनिधि भाई हमारे यहाँ जो उपस्थित थे उन सबसे चर्चा करके इसका निदान, इसका निस्तारण करने का प्रयास किया है, और इसमें सहमति बनी है और उस सहमति के अनुरूप ही हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। एक विषय से संबंधित ये पर्ची वितरण से ये आया था कि कुछ फार्मर्स को संभवतः कैलेंडरिंग के अनुरूप जो पर्ची वितरण की व्यवस्था है उससे कुछ थोड़ी पर्चियाँ ज़्यादा उनके खातों के अनुरूप जारी हो गई थी, तो उन पर तत्काल रोक लगाए जाने हेतु हमने अपने दोनों अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि उस पर तत्काल रोक लगा दी जाए और व्यवस्था इस प्रकार से बनाई जाए कि सभी किसानों को समानुपातिक रूप से एक प्रकार से जसपुर अंतक्रंद गांव नारायणपुर में बीते रोज एक शादी समारोह में डीजे बजने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि विशेष समुदाय के लोगों ने लाठी डंडे और पथराव करना शुरू कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बारात पर हमला करने वाले कई लोगों को पकड़कर किसी तरह मामले को शांत किया और अपनी देखरेख में कड़ी सुरक्षा के बीच शादी संपन्न कराई। पुलिस क्षेत्र अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि कुछ लोगों को नामजद किया गया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम बनाकर अलग अलग जगह भेजी गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। कुछ देर पहले 112 से इस माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई कि नारायणपुर थाना जसपुर में एक शादी समारोह था जिसमें डीजे बजने को लेके कुछ विवाद हुआ है। इस घटना के बाद तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची, क्योंकि दो गैर समुदाय के बीच का ये झगड़ा था। इसको लेकर तत्काल मौके पर फोर्स रवाना किया गया। मौके पर शांति व्यवस्था बनाई गई। मौके से जिनकी लड़की की शादी है उनके पिता द्वारा तहरीर दी गई है। कुछ लोगों को नामजद किया गया है। इसमें हमारी पुलिस टीम बनाकर अलग अलग जगह भेजी गई है और व्यक्तियों को जिनके नामजद तहरीर है उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे गिरफ्तार किए जाएंगे तहरीर के आधार में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा, उनको न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और उसके अलावा जो विधि सम्मत कार्यवाही है वो इसमें प्रकरण में की जाएगी। उत्तरकाशी जनपद 24 फरवरी 1960 को टिहरी रियासत से अलग हुआ था। इस दिन को उत्तरकाशी वासी जिला स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। हर वर्ष उत्तरकाशी जिला स्थापना दिवस पर 7 दिवसीय विकास मेले का आयोजन किया जाता है। मेले के आयोजन को लेकर मेला समिति द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मेले की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। समिति के अध्यक्ष राजदीप परमार ने बताया कि इस बार का मेला खास होगा, जिसमें स्थानीय झांकियां एवं स्थानीय लोक संस्कृति, लोक भाषा एवं लोक कलाकारों को प्रमुखता दी जाएगी। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाली संस्कृति को इस मेले में दर्शाया जाएगा। मेले का शुभारंभ राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया जाएगा। ये जनपद स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में उससे पहले जो आज मीटिंग आहूत की गई थी, उसमें आज हमारे जनपद के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे आए थे। उन्होंने अपने सुझाव दिया है, बहुत ही बढ़िया सुझाव है और हम उन्हें जरूर उसको फॉलो करेंगे, उसे अमल करेंगे और जिससे कि इस मेले को हम और दिव्य और भव्य बना सकें। और जिसके क्रम में बहुत सारे सुझाव हैं, जैसे कि हम इस बार लोक कलाकार को हम प्रमुखता से हमको प्राथमिकता से उनको मौका देंगे और किस किस क्षेत्र से देव डोलियाँ आनी है उसमें भी चर्चा हुई है। बहुत सारे बिंदुओं में चर्चा हुई है और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ इस बार जो है हम इस मेले को भव्य और दिव्य बनाएंगे। ये उत्तरकाशी जनपद स्थापना दिवस विकास मेले के रूप में वर्ष 2014 से हम लोग यहाँ पे माँ रेणुका मंदिर परिसर सिद्धपीठ डुंडा में मनाते जा रहे हैं और इस मेले की नींव हम लोगों ने वर्ष 2014 में रखी थी और 2014 से अपने क्षेत्र के जितने तमाम देवी देवता, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, इसके संरक्षण के लिए और हमारे जो कल्चर हैं उसको जीवंत रखने के लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया है और निरंतर ये मेला यहाँ पे आयोजित होता है। यह मेला दिन प्रतिदिन, साल प्रति साल अपना भव्य रूप ले रहा है और आज हम लोगों ने इस मेले को और भव्य रूप देने के लिए अपने जनपद के तमाम जनप्रतिनिधिगण, बुद्धिजीवीगण, श्रेष्ठ ज्येष्ठ जितने भी हमारे और पत्रकार बंधु हैं उन सबको हमने यहाँ पे आमंत्रित किया है और उन सब से इस मेले को हम कैसे और
बढ़िया रूप दे सकें, भव्य रूप दे सकें, उस संबंध में आज की बैठक हमारी होगी। और निश्चित रूप से ये मेला इस वर्ष बहुत भव्य रूप में मनाया जाएगा और हम सबका इसमें कल्याण होगा। ऐसा था कि यहाँ पर मेला होगा जो इतना बढ़िया होगा, इतना दिव्य और भव्य होगा, हमारे डुंडा गांव में, डुंडा गांव का नाम रोशन हो जाएगा। ऐसा मेला होगा हमारे रेणुका माता। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जेएमबीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि खानपुर विधायक उमेश कुमार के मामले में जिस प्रकार से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राकेश थपलियाल ने स्वतः संज्ञान लेकर मिसाल कायम की है, निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। वहीं दूसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के द्वारा खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार का दल बदल मामले में बचाव करना आपराधिक षड्यंत्र से कम नहीं है। ऐसा विधायक जिसके खिलाफ लगभग 30 मुकदमे भिन्न भिन्न प्रदेशों में दर्ज हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड व पश्चिम बंगाल में संगीन अपराधों, यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग, षड्यंत्र, बलपूर्वक भूमि हड़पने, जालसाजी आदि के तहत दर्ज हुए हों, ऐसे व्यक्ति को संरक्षण देकर विधानसभा अध्यक्ष प्रदेश की जनता को धोखा दे रही है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो न्यायाधीश हैं माननीय श्री राकेश थपलियाल जी, जिस तरह से उन्होंने उमेश प्रकरण में, जो विधायक के खानपुर से, उस प्रकरण में जितनी गंभीरता से उन्होंने उसको लिया है और जितनी शक्ति दिखाई है, निश्चित तौर पे प्रदेश की जनता के लिए ये सौगात से कम नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी अगर हम बात करें, जो हमारी विधानसभा अध्यक्ष हैं रितु खंडूरी जी, उमेश शर्मा के प्रति उनका जो एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है, निश्चित तौर पे इस प्रदेश को शर्मसार करने का काम कर रहा है। मामला ये कि ऐसा विधायक जिसके ऊपर लगभग 30 मुकदमे कायम हुए हों और वो भी ऐसे यौन शोषण के लेकर ब्लैकमेलिंग, जमीन हथियाने के आपराधिक षड्यंत्र, तमाम जालसाजी के मुकदमे, ऐसे व्यक्ति का बचाव करना निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा कहना है कि क्यों विधानसभा अध्यक्ष जी सॉफ्ट कॉर्नर पा रहे हैं? क्या उनको डर है? क्या ये ऐसी भूमिका क्यों निभा रहे हैं? या अगर उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा दबाव है ऊपर से तो इस्तीफा दे दें। एक स्वस्थ लोकतंत्र है, उसके स्थापना में काम करें। हमारा कहना यह है कि जो व्यक्ति लगातार सरकार को ब्लैकमेल करने का काम करता हो, और यहाँ से लेकर के मैं अगर इन आपराधिक मामलों की बात करूं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, उत्तराखंड हो, झारखंड हो और वेस्ट बंगाल तक में लगभग जो 30 मुकदमे मैंने बताए हैं, ये सारे के सारे ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी, जमीन हथियाने और तमाम यौन शोषण से संबंधित है। ऐसे व्यक्ति का बचाव करके वो क्या मैसेज देना चाहती है? क्यों वो ऑनरेबल हाई कोर्ट का अनुसरण नहीं कर पा रही है? जब इस मामले में इनका जो मेन मामला ये है कि इनके खिलाफ जो दल बदल का मामला है, एक रविंद्र पन्याला जी, उन्होंने मई 2022 में इनके खिलाफ दल बदल कानून को लेकर के एक याचिका इनके समक्ष दी थी विधानसभा अध्यक्ष जी के। लेकिन आज 2.5 साल से ऊपर हो गया है, विधानसभा अध्यक्ष जी इसमें कोई कार्रवाई नहीं करी। हमारा कहना है कि आप निर्णय कुछ भी दें, उनके पक्ष में दें या खिलाफ दें, वो अलग मैटर हो जाता है, लेकिन 2.5 साल से अधिक समय से उस मामले को लंबित रखना कहीं न कहीं प्रदेश की जनता की पीठ में छुरा घोंपने जैसा। हमारा इसमें ये कहना है कि बहुत जल्दी इसमें निर्णय लें, नहीं तो हमें इसमें माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी और उनके सामने हमें रखेंगे क्यों इनका ये बचाव कर रही है। वैसे तो बड़े सिद्धांतों की बात करती है, लेकिन इस मामले में उनको क्या हो रहा है, ये क्यों वो डर रही है, ये मामला जनता के सामने आना चाहिए। चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।